हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेगा वोल्टेज रेडिएशन थेरेपी। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि किलो वोल्टेज रेडियोथेरेपी के बारे में, जिसके अंदर थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको, जिसके अंदर यूटिलाइज किया गया था एक्सरेज को यूटिलाइज यानी यूज़ किया गया था एक्सरेज को, जिसकी एनर्जी कितनी थी 1 MeV से लेस। इसके 4 टाइप्स हमने पढ़े थे। ग्रैंड रे थेरेपी, ठीक है, चॉल थेरेपी जिसको हम कॉन्टैक्ट थेरेपी भी बोलते हैं, ओके, और सुपरफिशियल थेरेपी एंड डीप थेरेपी। ठीक है, ये इसके टाइप्स हो गए। इतना हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज हम देखते हैं मेगा वोल्टेज रेडियो थेरेपी। मेगा वोल्टेज रेडियो थेरेपी में क्या होता है, इसमें भी यूटिलाइज किया जाता है एक्सरे का, लेकिन इसकी जो एनर्जी होती है वो 1 MeV से मोर होती है, यानी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेगा वोल्टेज रेडियो थेरेपी में 2 टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो है कोबाल्ट 60 एंड लीनियर एसिलरेटर। इसके अंदर हम 2 मशीन पढ़ेंगे, जो कि कोबाल्ट 60 है और दूसरी लीनियर एसिलरेटर है। ठीक है, तो मेगा वोल्टेज रेडिएशन थेरेपी यूनिट has an energy of 1 more than 1 MeV. It has a different type which includes cobalt 60 and linear accelerator. ठीक है, टेलीकोबाल्ट मशीन क्या होती है? टेली यानी मैंने प्रीवियस में भी बताया था कि टेली यानी फार एंड कोबाल्ट यानी एक रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, जो कि क्या करता है, ये सोर्स है जो कि क्या करता है, और ये ट्यूमर है जो कि रेडिएशन को इमिट करता है। ठीक है, रेडिएशन को इमिट करता है टू किल द ट्यूमर। ठीक है, मतलब मारने के लिए, ट्यूमर को मारने के लिए रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू ट्रीट द कैंसर पेशेंट। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि काम में लिया जाता है कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इन द एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। कोबाल्ट 60 टेलीथेरेपी यूनिट वॉज इन्वेंटेड बाय HF जॉन्स फ्रॉम द कनाडा। जो HF जॉन्स थे, उन्होंने क्या करा था, जो टेलीथेरेपी यूनिट है, ठीक है, उसको इन्वेंट किया था। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम द कनाडा में, एंड द रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 वॉज डिस्कवर्ड बाय जैलिन.T. सीबर एंड द जॉन लिविनवुड। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 कोबाल्ट 60 जो सोर्स है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो किसने इन्वेंट किया, किसने डिस्कवर किया, जैलिन.T. सीबर एंड जॉन लिविनवुड। अब हम इसका देखते हैं कि प्रिंसिपल, कि कौन सा इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ किया जाता है, किस तरह से आप ट्यूमर को रेडिएशन से मार सकते हो, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। प्रिंसिपल देखो, कोबाल्ट 6027, इसका जो ये कोबाल्ट, ये क्या है, एक तो एलिमेंट सिंबल है कोबाल्ट का, ठीक है, और 27 यानी ये क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, अब एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है,
और एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन सिर्फ, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जो कि रेडिएशन को इमिट करता है। अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है, अगर हम कोबाल्ट 60 देखें तो ये प्रोड्यूस कैसे होता है। अब क्या करते हैं हम कि जो कोबाल्ट 59 है, इसको हम क्या कर देते हैं, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में बंद कर देते हैं, रिएक्टर में हम इसको डाल देते हैं और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी न्यूट्रॉन की बॉम्बार्ड होती है, यानी बौछार होती है, ठीक है। 59 कोबाल्ट प्लस न्यूट्रॉन, और 4 या 5 साल के बाद ये कोबाल्ट 60 बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जैसे ही कोबाल्ट 60 बन गया, इसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 2.5 MeV इसकी एनर्जी है, ठीक है। इसकी 2.5 MeV एनर्जी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब क्या होता है, ये नॉर्मल पोजीशन यानी नॉर्मल सिचुएशन में भी ये क्या करता है, अपनी जो एनर्जी है वो इमिट करता रहता है। कोबाल्ट 60 अपनी एनर्जी इमिट करता रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है, पहले तो ये क्या करेगा, इसकी एनर्जी कितनी है, 2.5 MeV। पहले जो रेडिएशन निकालेगा वो कितनी निकालेगा, 1.17 MeV की निकालेगा, और सेकंड जो रेडिएशन निकालेगा वो 1.33 MeV की निकालेगा, ठीक है। 1.33 MeV की क्या निकालेगा, सेकंड रेडिएशन। अब 1.17 MeV इसमें से माइनस करो तो कितना बचेगा, 1.33 MeV निकाल दिया इसने, दोनों निकाल दी। अब इसके पास जो एनर्जी है वो क्या रही, ज़ीरो रही। अब ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, निकल में, ठीक है, 28। इस तरह से ही निकल 28 में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार हम देख लेते हैं कि कोबाल्ट 60 इज़ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल। कोबाल्ट 60 क्या एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है दैट इज़ प्रोड्यूस सिंथेटिकली बाय बॉम्बार्डेड न्यूट्रॉन की बौछार करवाते हैं ऑन द स्टेबल 59 कोबाल्ट, 59 जो कोबाल्ट है उस पर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। 3 से 4 साल ईयर बाद, मतलब 3 से 4 साल बाद ये कोबाल्ट 60 हो जाता है। डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60। अब डिके कैसे होता है, ठीक है, मतलब कन्वर्ट कैसे होता है, इसकी एनर्जी किस प्रकार से निकलती है। 60 कोबाल्ट, इसकी एनर्जी कितनी होती है, 2.50। ये 1 क्या निकाला, रेडिएशन निकाली इसने जो कि 1.17 MeV की है, और दूसरी रेडिएशन निकाली 1.33 MeV। अच्छा, ये गामा 1 एंड गामा 2 क्या है, क्योंकि ये रेडिएशन क्या निकालता है, गामा निकालता है, ठीक है। तो जो रेडिएशन है इसके गामा है, इसलिए हमने गामा फर्स्ट एंड गामा सेकंड कर दिया, और इस तरह से निकल में कन्वर्ट हो गया, जो कि 60 निकल, एंड इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है, ठीक है। अब कोबाल्ट 60 के कैरेक्टरिस्टिक हमको याद करने पड़ेंगे कि एटॉमिक नंबर हमें पता है कि एटॉमिक नंबर कितना है, 27 होता है। एटॉमिक मास 60 होता है। हाफ लाइफ जो होती है वो 5.26 ईयर होती है, और गामा रेस क्या होती है, 1.17 MeV। 2 गामा रेस निकलती है यहाँ पे, गामा फर्स्ट एंड गामा सेकंड, जो कि 1.17 MeV एंड 1.33 MeV की होती है। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, ठीक है, तो 1.25 MeV का होता है, यानी एवरेज एनर्जी होती है इन दोनों के बीच की। अब मशीन पार्ट देखते हैं कि कोबाल्ट 60 जो यूनिट है, जो मशीन है, उसके क्या क्या कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, कैसे कैसे मशीन्स के पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, वो आज हम पढ़ते हैं। देखो, इस तरह से एक स्टैंड होता है। क्या होता है ये स्टैंड, ये है मशीन का स्टैंड, जो कि वॉल और फ्लोर में क्या होता है, फिक्स्ड होता है, धंसा रहता है, ठीक है। जो ये स्टैंड है वो क्या होता है, वॉल और फ्लोर में धंसा रहता है, ठीक है। अब इसके अटैच ही एक गैंट्री निकली हुई होती है, इस तरह से पार्ट, ठीक है।
इस तरह से क्या होती है, गैंट्री होती है हमारी, जो कि क्या करती है, एक हॉरिजेंटल एक्सिस पे रोटेट करती रहती है 180 डिग्री। ये 90 डिग्री, अगर ये इधर रोटेट करेगी तो 180 डिग्री, ये फिर 90 डिग्री हो जाएगी, फिर 180 डिग्री हो जाएगी। इस तरह से ये ऐसे रोटेट करती रहती है हॉरिजेंटल प्लेन पे। अब हमें पता कैसे लगा कि भाई ये 180 डिग्री है, 90 डिग्री है, इस तरह से ये रोटेशन कर रही है, किस एंगल पे रोटेशन कर रही है, इसकी क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सर्कुलर स्केल होता है जो कि ये क्या करता है, बताता है कि किस रोटेशन पे, इस तरह से इसमें सुई होती है, ठीक है, इस तरह से सुई होती है और यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, जिससे हमें बताता है कि हमारी जो गैंट्री किस रोटेशन से घूम रही है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो सोर्स होता है, ये जो पहले स्टैंड हो गया, ठीक है, जो कि वॉल और फ्लोर पे अटैच होती है, ठीक है। अब ये स्केल है जो कि रोटेशन बताता है हमें गैंट्री का। अब ये जो गैंट्री है, ठीक है, ये आइसोसेंटर, हमें पता है आइसोसेंटर के ऊपर घूमती रहती है। आइसोसेंटर क्या होता है, एक सोर्स का, और ये जो गैंट्री है उसका एक्सिस और कॉलीमेटर का एक्सिस जहाँ पे मिलता है उसके एक्सिस पे घूमती रहती है, ठीक है। अब क्या होता है, इस गैंट्री के 2 आर्म्स होते हैं, एक तो होता है अपर आर्म और एक होता है लोअर आर्म। अपर आर्म में क्या होता है, अपर आर्म में सोर्स फिटेड रहता है, यानी अटैच होता है सोर्स। अब सोर्स अटैच होता है, सोर्स आपको पता है इतना भारी होता है कि अगर हम नीचे कुछ भी नहीं है, सोर्स ऊपर है, अगर सोर्स हम यहाँ लगा देंगे तो गैंट्री पीछे फोर्स होगी, ये सोर्स जो है फोर्स करेगा गैंट्री को पीछे, तो ये ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, मतलब ऐसे हो जाएगी। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम नीचे क्या लगाते हैं, बीम स्टॉपर, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे हमने एक काउच लगा दिया और यहाँ से रेडिएशन निकल रही है। ये जो रेडिएशन होती है वो होती है प्राइमरी बीम, जो सोर्स से निकलने वाली होती है वो प्राइमरी बीम होती है, और जो काउच से मतलब जो पेशेंट के आर पार हो जाती है उसके बाद जो निकलती है वो स्कैटर्ड रेडिएशन बोलते हैं उसको। अब क्या होता है, ये स्कैटर्ड रेडिएशन, स्कैटर्ड रेडिएशन को कौन करता है, स्कैटर्ड रेडिएशन को कौन एब्जॉर्ब करता है, बीम स्टॉपर, ठीक है। बीम स्टॉपर 2 काम करते हैं, एक तो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन, स्कैटर्ड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और काउंटर वेट की तरह काम करता है, यानी बैलेंसिंग रखता है गैंट्री का। अब क्या होता है, अब हमने मेन फ्रेम क्यों बोला गया है, मेन फ्रेम इसलिए बोला गया है क्योंकि गैंट्री, स्टैंड और सर्कुलर स्केल ये सब मेन फ्रेम के अंदर आते हैं, यानी मेन फ्रेम एक बेसिक स्ट्रक्चर है यूनिट का, और वो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वो कंटेन करके रखता है। तो ये हमारा हो गया पूरा मेन फ्रेम, ठीक है। उसके बाद काउच आता है, काउच हम अलग से पढ़ेंगे, सोर्स है, सोर्स हेड, बीम स्टॉपर, ये सब हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें देखो, मशीन पार्ट, मेन फ्रेम होता है, काउच होता है, कंट्रोल कंसोल होता है, ठीक है। मेन फ्रेम स्टैंड, सर्कुलर स्केल एंड गैंट्री होता है, जैसे कि मैंने बताया ये स्टैंड होता है, ये सर्कुलर स्केल होती है, और ये क्या होता है, गैंट्री होता है। अब गैंट्री के ये जो गैंट्री है उसमें सोर्स हेड, इसमें लिखा हुआ है सोर्स हेड, तो ये सोर्स हेड है। बीम स्टॉपर है, और कॉलीमेटर, सोर्स के जस्ट नीचे क्या होता है, कॉलीमेटर होता है, जो कि अब इतनी ज़्यादा फैल रही है रेडिएशन सोर्स से, तो हमें जितनी चाहिए हम उतना ही लेंगे ना, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, कॉलीमेटर होता है, यानी बीम को शेप एंड साइज करने के लिए कॉलीमेटर होता है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। मेन फ्रेम इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज़ फिक्स्ड इन द फ्लोर एंड कंटेन ऑल द इलेक्ट्रिकल सर्किट। मेन फ्रेम क्या होता है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि फिक्स्ड होता है फ्लोर के अंदर और
कंटेन करके रखता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उसको कंटेन करके रखता है। स्टैंड एक बेस यूनिट है जो कि फिक्स होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉल और फ्लोर पे फिक्स रहती है और प्रोवाइड करती है एक सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल जो होता है इंडिकेट करती है द पोजीशन ऑफ द गैंट्री ड्यूरिंग द रोटेशन। रोटेशन के दौरान जो गैंट्री की जो पोजीशन होती है वो क्या करती है, हमें इंडिकेट करती है। अब गैंट्री क्या होता है, ये अटैच होता है टू द स्टैंड के, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो गैंट्री है वो अटैच है किसके, एक स्टैंड के। इट इज़ अ कैपेबल ऑफ रोटेटिंग थ्रू द 360 डिग्री अबव द आइसोसेंटर। आइसोसेंटर के अबव में 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। आइसोसेंटर क्या होता है, मैंने बताया था आइसोसेंटर कि जब गैंट्री का और कॉलीमेटर, ठीक है, गैंट्री कॉलीमेटर प्लस साथ में काउच का जो मीट करता है, यहाँ से गैंट्री आ गई, यहाँ से कॉलीमेटर आ गया और काउच, इन दोनों का जो ये एक्सिस है वो मिलता है, उसको हम आइसोसेंटर बोलते हैं। तो आइसोसेंटर इज़ अ पॉइंट वेयर द रेडिएशन एक्सिस ऑफ द गैंट्री कॉलीमेटर एंड काउच मीट ईच अदर, एक दूसरे से मिलते हैं। इट इज़ अ 2 आर्म, मैंने बताया था कि गैंट्री के 2 आर्म होते हैं, एक अपर आर्म होता है, एक लोअर आर्म होता है। 2 आर्म, लोअर आर्म एंड अपर आर्म। द लोअर आर्म इज फिटेड विद अ बीम स्टॉपर, मैंने बताया था कि बीम स्टॉपर से फिटेड होता है लोअर आर्म, जो कि काउंटर वेट भी कहते हैं, और सोर्स हेड ऑन द अपर आर्म, और ऊपर वाले जो आर्म होता है गैंट्री का उस पर सोर्स हेड अटैच होता है। बीम स्टॉपर एक्ट एज अ, अब हम दोनों पढ़ लिए, अब बीम स्टॉपर देखते हैं। बीम स्टॉपर काउंटर वेट ऑफ ऐसा एक्ट एज अ काउंटर वेट, मतलब काउंटर वेट की तरह एक्ट करता है ऑफ द बैलेंसिंग द गैंट्री, मैंने बताया था कि गैंट्री को बैलेंस करने का काम करता है। एंड आल्सो एब्जॉर्ब द स्कैटर्ड रेडिएशन, और स्कैटर्ड रेडिएशन को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब सोर्स हेड में हमें पता है कि सोर्स हेड में क्या होता है, सोर्स होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, सील्ड होता है ताकि रेडिएशन लीकेज ना हो, रेडिएशन का लीकेज ना हो। अब इसकी जो शेप होती है, कैसे कैसे शेप्स होती है इसकी, ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो किस तरह से होती है। एक तो होती है सिलेंडर शेप में, डिस्क शेप में भी होती है एंड पैलेट शेप में भी होती है, ठीक है। सिलेंडर शेप, डिस्क शेप एंड पैलेट शेप बताया मैंने। अ टिपिकल थेरेपी कोबाल्ट सोर्स इज़ अ सिलेंडर, डिस्क एंड पैलेट इन शेप में होती है, जिसकी जो साइज़ होती है, डायमीटर तो कितना होता है इसका डायमीटर होता है 1 से 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रहा 1 से 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। यहाँ पे ये डायग्राम बना रखा है, आपको दिख रहा होगा कि 1 से 2 सेंटीमीटर इसका क्या है, डायमीटर है, एंड ये जो हाइट होती है इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सील्ड कैसे होता है सोर्स, ठीक है, यानी हाउसिंग कैसे होता है। तो सोर्स, शील्ड, हाउसिंग, एनकैप्सुलेशन एंड इनकैप्सुलेशन। द सोर्स इज हाउस्ड इन द टंगस्टन एंड लैट शील्ड। अब हम देखते हैं, पहले सोर्स हमने सिलेंडर शेप में ले लिया, ठीक है, जिसकी जो डायमीटर है हमें पता है 1 से 2 सेंटीमीटर होती है, जिसकी जो हाइट है वो कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। अब ये क्या होता है, ये जो होता है ये सील्ड होता है लैड टंगस्टन से, ये इस तरह से शील्ड होता है, ठीक है, जो कि लैड और टंगस्टन। अब इनकैप्सुलेशन भी कहा गया है, डबली इनकैप्सुलेशन, ताकि प्रिवेंट कर सके यानी रोक सके रेडिएशन लीकेज को। इनकैप्सुलेशन कैसे होता है, कैप्सूल आपने देखी होगी मेडिसिन की कैप्सूल, उस तरह से ये होता है, इस तरह से इसको क्या होती है, इस तरह से एक कोटिंग, एक कैप्सूल होता है, यहाँ से वेल्डिंग करते हैं, फिर एक कैप्सूल होता है, फिर एक कैप्सूल होता है, यहाँ पे वेल्डिंग, फिर एक कैप्सुलेशन। इस तरह से कैप्सूल किया जाता है, इनकैप्सुलेशन यानी कवर किया जाता है और सील किया जाता है किसको, सोर्स को। अब ये जो आउटर है, बाहर वाला जो कैप्सुलेशन है यानी कैप्सूल किया गया है, वो लो कार्बन स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। स्टेनलेस स्टील यानी
जिसमें जंग नहीं लगती हो उसको हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। वो स्टील जिसमें जंग फ्री हो, मतलब जंग नहीं लगता हो, ठीक है। और इनर जो होती है वो वेल्डिंग से सील्ड कर दी जाती है। ये इनर कैप्सूल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, पढ़ लेते थोड़ा सा। सोर्स शील्डिंग एंड द हाउसिंग एंड इनकैप्सुलेशन। सोर्स इज अ हाउस इन द टंगस्टन एंड लाइट शील्ड। मैंने बताया था टंगस्टन और लाइट शील्ड में होता है। हैज़ अ डबल इनकैप्सुलेशन टू प्रिवेंट द रेडिएशन लीकेज, ताकि रेडिएशन लीकेज को रोक सके। प्रिवेंट यानी रोक सके, बचा सके, बाहर नहीं निकलने दे, ठीक है। आउटर कैप्सूल, इट इज़ अ मेड अप ऑफ लो कार्बन स्टेनलेस स्टील कैप्सूल। लो कार्बन स्टेनलेस स्टील कैप्सूल से बनता है। एंड इनर कैप्सूल सील्ड विद वेल्डिंग। इस तरह से छोटा सा डायग्राम बना देना आप कि ये आउटर लेयर है और ये अंदर की इनर लेयर स्टेनलेस स्टील से बनता है। अब हम देखेंगे कि कॉलीमीटर क्या होता है। सोर्स के जस्ट नीचे ही कॉलीमीटर होता है। तो सोर्स को हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, मतलब अच्छे से दिखा देते हैं आपको। ये हमारा सोर्स, ठीक है। यहाँ से हमारी रेडिएशन निकल रही है। और ये हमारा पेशेंट, ये काउच बना दिया अपन ने। और नीचे क्या है, बीम स्टॉपर। इस तरह से। अब क्या होता है, सोर्स है। अब हमें मान लो इस काउच के ऊपर ये पेशेंट यहाँ पे ऐसे लेटा हुआ है। इस तरह से पेशेंट लेट गया है यहाँ पे। अब पेशेंट का जैसे हम मान लो अपन को इतना सा पार्ट देखना है, या फिर यहाँ पे चेस्ट का पार्ट देखना है, या फिर एब्डोमेन का पार्ट देखना है। तो अगर हमें सिर्फ एब्डोमेन का पार्ट करना है तो सिर्फ रेडिएशन हमें कम चाहिए। जो ये इतनी फैल रही है, हमें इतनी फैली हुई रेडिएशन नहीं चाहिए, हमें कम चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे हम 2 ईंटें लगा देते हैं। एक तो हम कहते हैं प्राइमरी कॉलीमीटर, और दूसरी होती है सेकेंडरी कॉलीमीटर। प्राइमरी कॉलीमीटर क्या होती है, फिक्स रहती है। ये ऐसे ऐसे नहीं होती, ये बस ऐसे है तो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो ये तो होती है फिक्स्ड। जबकि जो सेकेंडरी कॉलीमीटर होती है वो क्या होती है, मूवेबल होती है। हम अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ी सी रेडिएशन चाहिए तो हम इसको पास ला सकते हैं और ये इतनी सी रेडिएशन निकालेगा, मतलब ऐसे से पास ला सकते हैं, ठीक है। और ये इतनी सी रेडिएशन निकालेगा। ये क्या होती है, मूवेबल होती है, जो कि टूवर्ड एंड अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रेडिएशन। मतलब जो ये एक्सिस है, हमें पता है ये क्या है, एक्सिस है ऑफ द रेडिएशन बीम का। इसके एक्सिस के अलोंग, मतलब इसके एक्सिस के साथ ये क्या करती है, अवे आती है, यानी टूवर्ड आती है। पहले तो टूवर्ड भी कर सकते हैं हम इसको, यानी पास में ला सकते हैं, एंड अवे कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये सेकेंडरी कॉलीमीटर होती है जो कि मूवेबल होती है। काउच क्या होता है, ये काउच जो होता है मेटल अलाव का बना होता है। और इस पे क्या होता है, पेशेंट लेटा हुआ आता है, ये पेशेंट को सपोर्ट करती है। इसके चारों तरफ से मूवमेंट होता है काउच के भी। एक तो ये लॉन्गिट्यूडनल ऐसे मूव कर सकती है, लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबा, तो लॉन्ग से लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और ये मान लो ये हमारा काउच है, तो ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मूव कर सकती है, और ऐसे लेटरल मूव कर सकती है, और वर्टिकल मूव कर सकती है, ऐसे ऊपर नीचे, और रोटेशन भी कर सकती है, ठीक है। ये रोटेशन मूव कर सकती है। तो इसके 4 होते हैं। तो रोटेशन ऑफ काउच, सॉरी मूव लिख देना, या मूवमेंट ऑफ काउच, वर्टिकल, longitudinal, lateral and tabletop
टेबल टॉप रोटेशन, ठीक है, ये चार तरह से रोटेट होती है। अब हम देखते हैं कि कंट्रोल कंसोल क्या होता है। कंट्रोल कंसोल क्या होता है, ये हमारा क्या है, सर्किट एक, जिसमें पेशेंट लेटा हुआ है काउच के ऊपर और यहाँ से रेडिएशन आ रही है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि पेशेंट ठीक से तो लेटा है ना। अब अंदर की हम कैसे देखेंगे कि इसके अंदर, पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो इस बीम स्टॉपर के नीचे जस्ट इससे कनेक्टेड होता है कंट्रोल कंसोल, ठीक है, जो जिससे हम यहाँ पे क्या होता है, KVP-MA होता है, और यहाँ पे जो होता है रेडियोग्राफर जो होता है यहाँ पे सीटेड रहता है, यहाँ पे बैठ के रेडियोग्राफर, और यहाँ पे जो होता है एक कंप्यूटर होता है जिसमें सब दिखता है कि पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कंसोल से हम एक तो काउच की मूवमेंट कर सकते हैं, कि मैनेज कर सकते हैं काउच का मूवमेंट हमें कैसे करना है। गैंट्री का मूवमेंट हम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, तो मैनेज कर सकते हैं कंट्रोल कंसोल के अंदर इस तरह से। अब थोड़ा रीड कर लेते हैं। कॉलीमीटर, डायफ्राम क्यों बोला गया है कॉलीमीटर को, क्योंकि डायफ्राम, अब फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में भी डायफ्राम होता है। अगर हम इन करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो डायफ्राम है, अगर हम ब्रीथ इन करेंगे तो जो डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा, फ्लैट, और ब्रीथ आउट करेंगे तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन आ जाएगा जो कि डॉम शेप। इसी तरह से यही होता है कि इसको अगर हम पास लाएंगे तो हमारी रेडिएशन जो होगी कम निकलेगी, इसको दूर लेकर जाएंगे उतनी ही रेडिएशन हमारी फॉल होगी। तो इट इज़ यूज टू कंट्रोल एंड शेप एंड साइज ऑफ द बीम। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है शेप और साइज ऑफ द बीम की। इट इज़ अ मेटअप ऑफ टंगस्टन और लेड, टंगस्टन और लेड से बना होता है। इसमें दो कॉलीमीटर होता है, प्राइमरी कॉलीमीटर जो कि फिक्स्ड होता है, सेकेंडरी कॉलीमीटर जो कि एडजस्टेबल या मूवेबल हो सकता है। हम इसको एडजस्टेबल भी कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग एडजस्टेबल कर सकते हैं। मूव इंडिपेंडेंटली टूवर्ड एंड अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द बीम, एक्सिस ऑफ बीम के टूवर्ड यानी उसकी और अवे उससे बाहर मूव हो सकता है। काउच क्या होता है, इट सपोर्ट टू द पेशेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ये सपोर्ट करता है पेशेंट को ड्यूरिंग का ट्रीटमेंट के दौरान। और हैंड्स आल्सो कॉल्ड पेशेंट सपोर्ट असेंबली, पेशेंट सपोर्ट असेंबली भी बोलते हैं, क्योंकि पेशेंट क्या होता है इस काउच पे लेटा रहता है, इस तरह से लेटा रहता है। इट इज़ माउंटेड आइसोसेंट्रिकली एंड मोशन वर्टिकली, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल टेबल टॉप रोटेशन होता है। कंट्रोल कंसोल, इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द ट्रीटमेंट रूम विच मैनेज द फॉलोइंग थिंग्स। अब ये कंट्रोल कंसोल जो होता है लोकेटेड होता है आउटसाइड द ट्रीटमेंट रूम। जो ट्रीटमेंट रूम है, हमने ये ट्रीटमेंट रूम है, ठीक है, और उसके बाहर जो होता है कंट्रोल कंसोल होता है, कंट्रोल कंसोल का रूम होता है। तो इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द ट्रीटमेंट रूम विच इज़ मैनेज द फॉलोइंग थिंग्स, जो कि मैनेज करता है फॉलोइंग थिंग्स को। जैसे ट्रीटमेंट टाइम, ट्रीटमेंट का हमें टाइम क्या रखना है, गैंट्री एंगल कितना रखना है, बीम ऑन है या फिर ऑफ रखनी है, इमरजेंसी बटन, पावर की, और एडिशनल में क्या है, एडिशनली द काउच हैज़ हैंड कंट्रोल टू परमिट मूवमेंट ऑफ द गैंट्री एंड द काउच। ओके, अब हम पढ़ेंगे शटर मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है। शटर क्या होता है, शटर की मैकेनिज्म क्या होती है, वो किस तरह से सोर्स को लेकर आती है और सोर्स को हिडन या शील्ड कर देती है। तो हम पढ़ते हैं शटर, हैं शटर मैकेनिज्म। शटर मैकेनिज्म क्या होता है, देखो ये हमने बना दी है, ये क्या है, सोर्स, ठीक है। और ये जो कॉलीमीटर है दो, एक तो है प्राइमरी कॉलीमीटर और एक होता है सेकेंडरी कॉलीमीटर। इसको हम ऐसे वन भी कर सकते हैं एंड सेकेंडरी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सोर्स ऑन पोजीशन पे है, अगर बीम ऑन है तो सोर्स इस तरह से रेडिएशन देगा, और बीम ऑफ है तो सोर्स क्या करेगा, इधर चले जाएगा ऑफ पोजीशन पे, ऑफ पे या ऑन। तो इस तरह से ही शटर मैकेनिज्म होता है। जब बीम ऑन होती है तो सोर्स यहाँ आ जाता है, ठीक है,
जो कि रेडिएशन देता है, और सोर्स जब हम बीम को ऑफ कर देते हैं तो सोर्स यहाँ इधर आ जाता है ताकि रेडिएशन ना आए, ठीक है, रेडिएशन नहीं देगा। अब क्या होता है इसके, हम देखते हैं 4 टाइप्स होते हैं, 4 मैकेनिज्म होते हैं। अब एक कहानी सुनना, 4 मैकेनिज्म। अब इस कहानी में क्या है कि मान लो कि आपको बहुत तेज़ बुखार है और आप थर्मामीटर लेने गए अपने रूम में, और वहाँ था ड्रॉर, उस ड्रॉर के नीचे व्हील लगी हुई थी, ठीक है। आपने क्या करा, उस ड्रॉर को खोला और उसमें से थर्मामीटर निकाला और अपने जबड़े के नीचे या फिर अपने टंग के नीचे रख दिया। इसमें 4 चीज़ें प्रोसेस हुई। एक तो हुआ हमारा क्या, एक तो हमारा क्या हुआ, हमने उस ड्रॉर को खोला, ठीक है, तो पहले ड्रॉर। सेकंड हमारे क्या हुआ, ड्रॉर को खोला तो उसके नीचे क्या थी, व्हील्स लगी हुई थी, व्हील। थर्ड हमने क्या करा, थर्मामीटर लिया, थर्मामीटर को हम मर्क्यूरी कहते हैं इसमें, ठीक है, मर्क्यूरी। अब उस थर्मामीटर को हमने क्या करा, जबाड़े में रख दिया, मतलब मुंह में रख दिया, तो जॉ। इस प्रोसेस से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे 4 मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट हमने देखा ड्रॉर में क्या होता है, ड्रॉर शील्डिंग भी बोलते हैं, स्लाइडिंग ड्रॉर भी बोल सकते हैं, ठीक है इसको। और अब क्या होता है, ये हमने लगा दिया सोर्स, यहाँ पे एक ड्रॉर टाइप हमने बना दी, और इस तरह से हमारे ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉलीमीटर बना दिया। इस तरह से क्या हुआ, रेडिएशन दी। जब ड्रॉर इन आएगी, जब बीम ऑन होगी तो ड्रॉर इन आएगी और सोर्स इस तरह से रेडिएशन देगा, ये ऑन पोजीशन है। उसी तरह से जब बीम हम ऑफ कर देंगे तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी अंदर की साइड, ठीक है, अंदर की साइड ये मूव हो जाएगी, जिसके कारण ये रे नहीं दे पाएगी और ये ऑफ पोजीशन पे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है सेकंड, हम देखते हैं। सेकंड हमने देखा व्हील, ठीक है, व्हील रोटेशन कहते हैं। व्हील में क्या हुआ, इस तरह से हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉलीमीटर लगाया, और यहाँ पे क्या है, एक हमारा ये व्हील टाइप, हमने व्हील टाइप बना दिया और उसके व्हील के अंदर एक सोर्स लगा दिया, ठीक है। अब जब क्या होगा, जब बीम ऑन होगी, ठीक है, तो ये जो व्हील है वो स्ट्रिंग, यहाँ पे इसके स्ट्रिंग लगी होती है, उसके थ्रू क्या होता है, ये मूव होता है और ये यहाँ पे सोर्स आ जाता है। जैसे यहाँ पे सोर्स आएगा तो ये क्या करेगा, रेज देगा, तो ये क्या है, ऑन पोजीशन। और जैसे ही बीम को हम ऑफ करेंगे ये वापस से अपनी पोजीशन पे चल जाएगा और ये क्या करेगा, ऑफ पोजीशन, ऑफ पोजीशन में ये आ जाएगा। इस ऐसे बीम का रोटेशन होता है, और इसमें जो सोर्स होता है वो अटैच होता है व्हील पे अटैच होता है, और किससे कवर्ड होता है, लाइट से कवर्ड होता है। दूसरा हम देखते हैं, तीसरा हमने देखा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी में क्या होता है, हमने वापस से फर्स्ट एंड सेकंड कॉलीमीटर बना दिया। मर्क्यूरी में क्या होता है, इस तरह से क्या है, ये है सोर्स और इस तरह से ये बना रहता है, ठीक है। यहाँ पे मर्क्यूरी फिल्ड रहता है, इस स्पेस में मर्क्यूरी फिल्ड रहता है, मर्क्यूरी फिल्ड रहता है। अब क्या होता है, जैसे ही हमने बीम, अभी बीम ऑफ है तो बीम ऑफ है तो मर्क्यूरी फिल्ड रहेगा, और जैसे ही बीम ऑन हो जाएगी तो बीम ऑन होते ही ये जो मर्क्यूरी है फील्ड इसमें पंप आउट हो जाएगा, इसमें चल जाएगा रिसीवर के अंदर, और सोर्स आप रेज देने लगेगा, ठीक है, एक्सेस निकालेगा। अब ये रिसीवर वापस से इनलेट में डाल देता है मर्क्यूरी को, और ये वापस से फील्ड हो जाता है। इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है, ऑन एंड ऑफ पोजीशन का चलता प्रोसेस रहता है। इस तरह से मर्क्यूरी हो गया। अब है दूसरा हमारा जॉ, जो हमने जॉ देखा। फोर्थ है जॉ, यानी मूविंग जॉ बोलते हैं हम इसको। वैसे
ये मूविंग जॉ क्या होता है, इसमें जो होता है सोर्स, ये सोर्स है और ये इससे हमने फर्स्ट एंड सेकंड कॉलीमेटर वापस से लगा दिया, इस तरह से हमने मूविंग जॉ लगा दी है, ठीक है। और इस तरह से हमने मूविंग जॉ, इसके ऊपर होता है सोर्स, है ना, थोड़ा ऊपर बना देना, इस तरह से हमने बना दी मूविंग जॉ। अभी क्या है, सोर्स ऑफ पोजीशन पे, यानी बीम जो है ऑफ है, बीम ऑफ है, तो ये जो मूविंग जॉ है ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये मूविंग जॉ है ये ऐसे आ जाएगा, और जैसे ही बीम ऑन पोजीशन पे आएगी तो ये क्या हो जाएगा, दूर चल जाएगा और यहाँ से जो सोर्स है वो निकलने लग जाएंगे, सोर्स एक्सरेज निकाल देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये शटर मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा रीड कर देते हैं। शटर मैकेनिज्म, शटर इज़ अ डिवाइस दैट ब्रिंग द सोर्स इन द फ्रंट ऑफ ओपनिंग, जो ओपनिंग होती है उसके सामने लेकर आना सोर्स को, टू लेट आउट द यूजफुल बीम, और यूजफुल बीम को निकालना, जो कि ऑन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। एंड शट्स इज ऑफ, अगर शट ऑफ है या बीम ऑफ है तो व्हेन नॉट नीडेड ऑफ पोजीशन, अगर हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो क्या होगा, ऑफ पोजीशन पे हो जाएगा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द शटर इज डन बाय द इलेक्ट्रिकल मोटर और द हाइड्रिक फोर्स, जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है शटर की वो किससे होती है, इलेक्ट्रिक मोटर और हाइड्रिक फोर्स की वजह से होती है। अब है मैकेनिज्म, देखते हैं मैकेनिज्म, मैंने आपको समझाया था डायग्राम से भी, तो हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मर्क्यूरी शटर इस तरह से, देखो मैंने बताया सोर्स लगा रहता है और यहाँ पे मर्क्यूरी फील्ड रहता है, इस तरह से मर्क्यूरी है फील्ड इन द स्पेस, एंड ये इनलेट है और ये आउटलेट है और ये है रिसीवर। इन दिस सिस्टम सोर्स इज स्टेशनरी, सोर्स जो होता है हिलता नहीं है, एक जगह पे ही स्थिर रहता है, स्टेशनरी रहता है, ठीक है। ऑन पोजीशन पे क्या होता है और ऑफ पोजीशन पे क्या होता है, ऑफ पोजीशन पे, ऑफ पोजीशन ऑन पोजीशन, ऑफ पोजीशन पे क्या होता है, इन द ऑफ पोजीशन द सोर्स इज शील्ड बाय द फिलिंग द स्पेस विद द मर्क्यूरी, यानी सोर्स जो होता है शील्ड यानी ढक जाता है, कवर्ड हो जाता है बाय फिलिंग द स्पेस, इसका जो स्पेस है वो फिलिंग हो जाता है विद द मर्क्यूरी के साथ। और ऑन पोजीशन पे क्या होता है, व्हेन द बीम इज टर्न ऑन, जब बीम को हम टर्न ऑन करते हैं तो मर्क्यूरी इज पंप आउट, मर्क्यूरी जो होता है पंप आउट हो जाता है थ्रू द आउटलेट के थ्रू इनटू द रिसीवर के अंदर। रोटेटिंग व्हील क्या होती है, हम देखते हैं कि रोटेटिंग व्हील क्या होती है। रोटेटिंग व्हील, द सोर्स इज अटैच्ड ऑन द रोटेटिंग व्हील, रोटेटिंग व्हील पे सोर्स अटैच होता है, इस तरह से मैंने आपको बताया था इसमें कि ये व्हील है, इसके ऊपर ये जो है क्या है, अटैच है, सोर्स अटैच है, ठीक है। The source is attached on the rotating wheel and source is protected by the approximately 20 HVL of lead. हाफ वैल्यू लेयर बोलते हैं इसको HVL को, तो 20 हाफ वैल्यू लेयर जो होती है लेड की, उससे क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली प्रोटेक्ट होता है कौन, सोर्स, ठीक है। ऑफ पोजीशन व्हेन द ट्रीटमेंट इज डन, जब ट्रीटमेंट डन हो जाता है तो बाय द पावर इज कट ऑफ, पावर जब ट्रीटमेंट डन हो गया तो पावर कट ऑफ हो जाती है, एंड टेंशन स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली ब्रिंग द सोर्स टू ऑफ पोजीशन, और ऑटोमेटिकली अपने आप ही टेंशन स्ट्रिंग जो होती है वापस से ऑफ पोजीशन पे ला देती है, सोर्स को क्या करती है, ऑफ पोजीशन पे। ये टेंशन स्ट्रिंग है, इस तरह से टेंशन स्ट्रिंग होती है और इस तरह से ये ऑफ पोजीशन पे, ये सोर्स है ऑफ पोजीशन, वापस से ऐसे घूम जाता है तो ये ऑफ पोजीशन पे आ जाता है। ऑन पोजीशन में व्हेन द पावर इज ऑन, जब पावर ऑन होता है तो व्हील इज रोटेट 180 डिग्री, व्हील जो होता है रोटेट किया जाता है 180 डिग्री, यानी ऐसे रोटेट होता है, इस तरह से रोटेट होता है, और सोर्स यहाँ का यहाँ आ जाता है और विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है, और ऑन पोजीशन। इस तरह से हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सोर्स अटैच है जो कि ऑन ऑफ पोजीशन पे, और ये ऐसे घूम जाएगा तो ये सोर्स जो है ऑन पोजीशन पे आ जाएगा, ये व्हील और ये टेंशन स्ट्रिंग होती है। मूविंग जॉ क्या होता है, इन दिस सिस्टम द सोर्स इज स्टेशनरी, इसमें भी क्या होता है, इस सिस्टम में सोर्स क्या होता है, स्टेशनरी होता है। इस तरह से इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कि ये सोर्स है जो स्टेशनरी यानी एक जगह पे ही स्थिर रहता है। स्टेशनरी पोजीशन, इट कंसिस्ट पेयर ऑफ मूविंग जॉ, ये पेयर ऑफ मूविंग जॉ, ये जॉ होता है 1 और 2, ये पेयर होते हैं, ठीक है। तो इट कंसिस्ट पेयर ऑफ द मूविंग जॉ मेड अप ऑफ हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल लाइक अ लेड,
जो कि हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल के बनते हैं, जो कि लैड होता है। ऑफ पोजीशन एंड ऑन पोजीशन। ऑफ पोजीशन में व्हेन द मशीन इज ऑफ पोजीशन, अगर मशीन क्या है ऑफ पोजीशन पे है तो जॉ आर मूव, मैंने बताया था ऑफ पोजीशन पे मशीन तो मूव करेंगे जॉ ऐसे, और ऑन पोजीशन पे तो मूव ऐसे करेंगे। तो व्हेन द मशीन इज ऑन पोजीशन द जॉ आर मूव आउट। शील्डिंग ड्रॉर क्या होता है? सोर्स इज अटैच ऑन द शील्डिंग ड्रॉर। सोर्स जो होता है अटैच होता है शील्डिंग ड्रॉर। मैंने बताया था ये ड्रॉर है, उस पर सोर्स जो है ये अटैच होते हैं, ठीक है। सोर्स इज अटैच ऑन द शील्डिंग ड्रॉर एंड ऑफ पोजीशन ड्रॉर स्लाइड इन। मैंने बताया था जैसे ये ऑफ पोजीशन है तो जो ड्रॉर है वो स्लाइडिंग इन हो जाएंगे एंड ऑन पोजीशन मतलब स्लाइडिंग इन हो जाएंगे, और सोर्स जो है वो आउट हो जाएगा। कब? जब ऑन पोजीशन पे हो। इस वजह से सोर्स क्या है? आउट है, जो कि ऑन पोजीशन पे मतलब ड्रॉर जो है वो आउट हो जाएगा ऑन पोजीशन के अंदर, और ऑफ है अंदर चला जाएगा, ठीक है। इस वजह से ऑन पोजीशन और रेडिएशन आ रही है। गैंट्री रोटेशन 180 डिग्री अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये एक नोट है जो कि मैंने अभी आपको पहले नहीं बताया था। गैंट्री रोटेशन जो होती है मैंने बताया था कि 180 डिग्री एंड डिग्री के अलॉन्ग पे, यानी क्लॉकवाइज भी घूमते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के जैसे जैसे घूमते हैं उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और घड़ी के उल्टा उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। जैसे कॉलीमेटर मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। अगर आपको एग्ज़ाम में एप्लीकेशन ऑफ टैली थेरेपी भी पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं कि हम एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। ये एडिशनल में अगर आपको लर्न करना हो तो आप लर्न कर सकते हैं, बाकी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द टेलीथेरेपी। टेलीथेरेपी इज़ यूज टू ट्रीट द फॉलोइंग डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एज वेल एज मैनी अदर्स। ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट, अगर ब्रेस्ट में यानी चेस्ट में कैंसर हो जाए उसके ट्रीटमेंट के लिए टेलीथेरेपी यूज़ में ले सकते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर यानी कॉलन और रेक्टल, कोलोरेक्टल है तो कॉलन और रेक्टल में कैंसर ट्रीटमेंट होना। ईसोफेजियल कैंसर ट्रीटमेंट यानी ईसोफेगस जो होता है उसमें क्या होना? कैंसर हो जाना। हेड और नेक में होना, प्रोस्टेट ग्लैंड में हो जाना, प्रोस्टेट के अंदर, एंड ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट में होना। इस वजह से हम ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं, इतना छोटा सा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।